तो हेलो फैमिली, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तो बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट की जो फॉरेस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट कर रखी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ये सब्जेक्ट जो बैक लगने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और टेक्निकल सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे आप लिख नहीं सकते। तो बात करें सब्जेक्ट की फॉरेस्ट्री की, तो मैंने इससे पहले आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर प्रोवाइड करवा दिया है और इसका जो मेन क्लास थी वो आज जो अपनी 3rd लेक्चर है, फॉरेस्ट्री का लेक्चर नंबर 3rd है। वैसे इसके टॉपिक एक बार जिन्होंने नहीं देखा है वो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। टोटल जो सिलेबस दिया है उसमें 10 टॉपिक है, 10 में से 2 हमने कर लिए हैं। आज जो तीसरा नंबर का कर रहे हैं वो सिलेबस के अंदर आपके 7 नंबर पे दिया हुआ है। कौन सा है? एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको करवाने वाला हूँ। तो एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, जो विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने नहीं देखा है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाए। एग्रो फॉरेस्ट्री, जो फॉरेस्ट्री का आपके 2 लेक्चर मैंने करवाए हैं शुरुआत के, कि फॉरेस्ट्री क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और स्कोप क्या है। अपने इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स में इसका कितना रोल है, सारा कुछ दिया हुआ है। कितने परसेंट, कितने एरिया में फॉरेस्ट्री एरिया है, सर्वाधिक कहाँ पे, राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है, इंडिया में सर्वाधिक कहाँ है, सारा कुछ। क्योंकि वहाँ से आपके जो पार्ट ए आता है न्यू टाइप, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ से कवर करें। आज लेक्चर 3rd की बात करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। देखो फॉरेस्ट्री की जो मैंने परिभाषा बताई थी आपको, फॉरेस्ट्री का मतलब सीधा सा अपन जंगल से ले सकते हैं। तो जंगल किसको कहेंगे अपन? कि ऐसा पृथ्वी पे ऐसा भाग या भूभाग जहाँ पे वृक्षों की अधिकता हो या वृक्षों का जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो अधिक हो, मतलब बहुत पास हो, घने रूप में वृक्ष हो, उसको अपन जंगल कह सकते हैं, उसी को अपन फॉरेस्ट्री कहते हैं। कि उसके मैनेजमेंट के बारे में फॉरेस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में, उसका सारा उसका जो रीजनरेशन है उसके बारे में, खराब हो गया तो कैसे उसको नया करेंगे, क्या क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, वहाँ से अपन क्या क्या लाभ ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें फॉरेस्ट्री में आ रही थी। आज का टॉपिक रहा एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो का मतलब आप समझ सकते हो, हिंदी में अगर इसकी बात करें, कृषि वानिकी। शब्द पे थोड़ा सा जोर दोगे, दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ में आ रहा है, कृषि वानिकी। भाई वानिकी तो आपको समझ में आ गया कि जंगल, वन, इन सब चीज़ों को ही बोलते हैं। और वन किसको बोल रहे थे? कि पृथ्वी या भूभाग का ऐसा स्थान, पृथ्वी का ऐसा भूभाग जहाँ पे वृक्षों की बहुत ज़्यादा अधिकता है या उनका घनत्व अधिक है या पास है या घने रूप में, उसको अपन वन बोल सकते हैं, जंगल बोल सकते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी। तो इसमें एक शब्द और जुड़ गया आगे, कृषि। अब एग्रीकल्चर, मैंने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या बताई थी आपके 8th क्लास वाली, नहीं 1st ईयर के हिसाब से, कि कृषि जो एग्रीकल्चर है वो एक सिंगल वर्ड नहीं है। कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे उसमें फसल उगाना ही एग्रीकल्चर नहीं कह सकते अपन, उसमें क्या क्या निकलता है कि एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड है, सबको पता है। एग्रीकल्चर एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? फसल उत्पादन, ठीक है, पशुपालन, सिल्वीकल्चर, वर्मीकल्चर, पिस्सीकल्चर, जो सारा मिक्स रूप से जो होता है कंप्लीटली, उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर का एक मीनिंग नहीं निकलता। और अपन यहाँ पे फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके आगे एग्रो जोड़ दिया हमने, AGRO, एग्रो। एग्रो का मतलब हो गया यहाँ पे कृषि प्लस फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी। अगर इसका संधि विच्छेद करके अपन इसका पूरा डिटेल में देखें तो ये होगा कि कृषि के साथ साथ कृषि भी अपन कर रहे हैं, ठीक है, फसल भी अपन ले रहे हैं, उसके साथ साथ में अपन वन भी उगा रहे हैं या वनों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, या उस वन वाली जमीन से अपन क्या कर रहे हैं? क्रॉप ले रहे हैं या कृषि कर रहे हैं उसमें। अब ये जरूरी नहीं कृषि के अंदर आप उसमें गेहूं ही उगाओ, भाई गेहूं उगा रहे हैं, खाने वाली चीज़ें उगा रहे हैं, उन्हीं को कृषि बोलेंगे, वो चीज़ नहीं है। उससे अपन कोई सी भी फसल ले रहे हैं, कोई सी भी क्रॉप ले रहे हैं, उससे अपन प्रोडक्शन ले रहे हैं। किसके साथ में ले रहे हैं? इंक्लूड क्या किया हुआ उसमें? फॉरेस्ट्री, वानिकी, जो आपके वन है, फॉरेस्ट जो है, जंगल है, वो इंक्लूड किए हुए हैं। अब इसमें 2 टर्म अप्लाई होती है। हो सकता है जंगल की खेती थी, ठीक है, ये कोई भूभाग है जिसको अपन जंगल कह रहे हैं, इसमें क्या है? पास में बहुत सारे पेड़ है जिनका घनत्व बहुत अधिक है, तो इसकी जो बीच की जो जगह है खाली, हो सकता है अपन उसमें कोई दूसरी क्रॉप लगा के उत्पादन ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, या इनको मिक्स में लगा रहे हो, तो वो उसको क्या बोलेंगे? एग्रो फॉरेस्ट्री। तो बात अपनी डेफिनेशन की, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला टॉपिक फॉरेस्ट्री के अंतर्गत। जो पहला और दूसरा टॉपिक था वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे। जो पहला इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एग्जाम डेट आ चुकी है, किन्हीं के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं और किन्हीं के स्टार्ट होने वाले हैं जस्ट। तो फॉरेस्ट्री की सारे मैंने डेफिनेशन वगैरह बता दी, देख लो, प्रीवियस ईयर का पेपर है नीचे प्लेलिस्ट में। एक चीज़, फॉरेस्ट्री जो है वो देखो, एग्रीकल्चर के 3 पार्ट होते हैं, मेनली 3 है। कौन कौन से हैं? एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अभी मैंने डेफिनेशन में बताया कि एक अकेला फसल लेने को एग्रीकल्चर नहीं कह सकते। एग्रीकल्चर की मेनली 3 ब्रांच हो गई। एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान, जिसका फादर हो रहा पीटर डी क्रेसेंट जी। एग्रोनॉमी किसको बोलते हैं? बहुत बार बताया मैंने, ठीक है।
सोइल मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन, मृदा प्रबंधन करते हुए फसलों का उत्पादन लेना एग्रोनॉमी कहलाता है। सेकंड पे था हॉर्टिकल्चर, उद्यान की फसलें जो हैं उनको। थर्ड पे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ये तीनों एग्रीकल्चर की ब्रांचेस थी। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि एग्रीकल्चर की 3 ब्रांच है। जो हॉर्टिकल्चर है, सेकंड नंबर की जो ब्रांच है आपकी हॉर्टिकल्चर, तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टाइम में हॉर्टिकल्चर को जो चल रही है 2 कोर्स चल रहे हैं। पहला तो चल रहा है आपके फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि हमने 12 टॉपिक थे, 12 के 12 टॉपिक कंप्लीट, और उसका जो सिलेबस एनालिसिस प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व आउट किया हुआ कंप्लीट कर लिया। उसका प्लेलिस्ट नीचे दे रहा हूँ, सीरियल वाइज से फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जाके पूरा सिलेबस कवर कर लो आप। 12 क्लास 12 टॉपिक कंप्लीट है। फिर इसका जो आपका सब्जेक्ट कोड था वो था HORT 111, और अभी जो फॉरेस्ट्री चल रहा है वो हॉर्टिकल्चर का ही सेकंड पार्ट है, जो आपके कोर्स चल रहा है उसी का। तो इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है HORT 121, ठीक है। फर्स्ट ईयर का हॉर्टिकल्चर का सेकंड पार्ट है ये। हॉर्टिकल्चर का ही सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री, वानिकी का परिचय। तो ये तो मैं आपको ऐसे अधिक जानकारी के लिए बता रहा था। बाकी अभी अपनी बात चल रही है कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। देखो मैं इतना आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह है थ्योरी पेपर, और इतनी चीज़ों में से कुछ ना कुछ आपको याद रहेगा। तो हो सकता है आपके बेक वगैरह नहीं आए, अच्छी OGP वगैरह हो, अच्छा आप स्कोर कर पाओ थ्योरी पेपर में। और न्यू टाइप वगैरह का मैं वैसे सोल्व आउट करवा देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें। कृषि वानिकी, कृषि वानिकी खेती के साथ या कृषि के साथ, फसल के साथ वनों को उगाना कृषि वानिकी कहलाती है। तो इसके बारे में और डेफिनेशन वगैरह बुक की लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एग्रोफोरेस्ट्री भूमि उपयोग के प्रबंधन की वह प्रणाली है, भूमि उपयोग के प्रबंधन की। देखना अब इसके जो डेफिनेशन में 2-3 बताऊंगा आपको अच्छी तरीके से। इंपॉर्टेंस जो है ना इसके, इंपॉर्टेंस और स्कोप, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है ना तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। एग्रोफोरेस्ट्री भूमि उपयोग के प्रबंधन की वह प्रणाली है जिसमें पेड़ और झाड़ियाँ, ठीक है, वृक्ष आ गए, पेड़ प्लस झाड़ियाँ, सर्ब्स जो होती है आपके ट्रीज प्लस सर्ब्स, झाड़ियाँ प्लस आगे क्या दिया हुआ है, फसलों या चारागाह भूमि के बीच में चारे वाली फसलें उगाई जाती हैं। अब इनके बीच में गेहूं तो उगा नहीं सकते, तो क्या कहेंगे, फोडर जो क्रॉप्स है, चारों वाली फसलें। चारे वाली फसलें में जैसे खेजड़ी भी आ सकता है आपके, खेजड़ी जो प्रोसेफिस सिनेनेरिया खेजड़ी वृक्ष होता है वो चारे वाली फसलों में आती है। जो उसकी पत्ते आते हैं, ठीक है, बारीक बारीक, उनको बोलते हैं लूम, राजस्थानी भाषा में बोलते हैं लूम। तो वो चीज़ है, वो चारे वाली फसलों के अंतर्गत आ गई। ये सारी चीज़ें मिक्स रूप में कर रहे हैं। देखो पेड़ भी आ गए, इसमें बड़े ट्रीज भी आ गए, श्रब्स भी आ गई, झाड़ियाँ भी आ गई, फोडर क्रॉप्स भी आ गई। तो ये अपनी एक क्रॉप हो गई, और ये 2 चीज़ क्या हो गई, ये हो गया आपके फॉरेस्ट का पार्ट। भाई वानिकी में ये चीज़ें तो होती है, जंगल में ये होती है, झाड़ियाँ होती है, पेड़ पौधे होते हैं, घना जंगल होता है, उसी को तो बोलते हैं घनी जो जगह है। और उसमें चारे वाली फसलें और बीच में अब ऐड कर रहे हैं। चारे वाली फसलें कौन कौन सी दी हुई सिलेबस में, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन मिक्स में, एग्रोफोरेस्ट्री। ये डेफिनेशन समझा रहा हूँ मैं, रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं इसकी। एग्रोफोरेस्ट्री भूमि उपयोग के प्रबंधन की वह प्रणाली है जिसमें पेड़ और झाड़ियाँ फसलों या चारागाह भूमि के बीच में उगाई जाती है। यह कृषि विज्ञान की सम्मिलित रूप है तथा एग्रोफोरेस्ट्री से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कृषि वानिकी। कृषि वानिकी से क्या है, बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, बहुत बार बताया मैंने, वो उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं अपन। मृदा अपरदन को रोक सकते हैं अपन। इंग्लिश में बात करें तो एग्रोफोरेस्ट्री, जो छोड़ो ये, ठीक है। आगे देखते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री भूमि उपयोग प्रणाली और तकनीकी का सम्मिलित नाम है। भूमि उपयोग, इसमें भूमि उपयोग एक चीज़ आ रहा है, लैंड यूजेज, भूमि उपयोग प्रणाली। भूमि उपयोग कैसे है, ये कोई ठीक है जंगल है, वन है, इतनी दूर दूर इसमें वृक्ष लगे हैं, इनका घनत्व सही है, झाड़ियाँ हैं बीच में, तो जो बीच में खाली जगह बच रही है ना, वहाँ पे भी अपन ने फोडर क्रॉप्स लगा दी। तो ये जो भूमि थी इसका पूरा यूज़ हो रहा है, सफिशिएंट रूप से यूज़ हो रहा है, बिल्कुल अपनी खराब नहीं जा रही, कहीं पे भी वेस्टेज भूमि नहीं जा रही। तो भूमि उपयोग की भी एक विधि हो गई है एग्रोफोरेस्ट्री। भारत में वानिकी का क्षेत्रफल कितना है, 79.46 मिलियन हेक्टेयर। और जो कितना परसेंट है, 33% वन होने चाहिए, है कितने, 24% है। राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में है। भारत में कहाँ पे है, वो सारे मैंने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में करवा रखे हैं, तो वो वहाँ से आप कर लेना। तो ये डेफिनेशन लगभग समझ में आ गई होगी। इंडिया के अंदर 24.39% है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927
1927। ये सारा मैंने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, टर्मोलॉजी जो है फॉरेस्ट्री की, कोई कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, कोपेन किसको बोलते हैं, ठीक है, ठूंठ किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ मैंने अच्छे से पढ़ाई हुई है। तो वो एक बार चेकआउट करना आप जाके, फर्स्ट और सेकंड टॉपिक, तब ये सही से समझ में आएगा। जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, टॉपिक ही वही था कि फॉरेस्ट्री के अंदर जो बेसिक टर्म्स और वर्ड्स कौन से यूज हो रहे हैं उनके बारे में था। तो सारा रिलेटेड जो वर्ड्स थे वो मैंने बता रखे हैं पहले से। बाकी आपके बायोलॉजी की मैंने एक क्लास करवा दी थी, 2 टॉपिक करवा दिए थे, पहला और दूसरा। थर्ड और फोर्थ जो टॉपिक है आपके ओरिजिन ऑफ लाइफ, ईजेनेसिस, और एक और उसी में है ईजेनेसिस, और कौन सा है, थर्ड और फोर्थ टॉपिक, वो इससे जो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी कल मॉर्निंग में 10 बजे, वो उसमें मिल जाएंगे बायोलॉजी के थर्ड और फोर्थ। मैथ की हो रही है, इंग्लिश की 6-7 क्लास हो गई है, बाकी के नेक्स्ट जो क्लास हैं अपनी वो भी बहुत जल्द कल से रेगुलर है। तो ये तो बात हो गई एग्रो फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन की। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस जो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें और भी दिया है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। देखो इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संस्कृति के अंदर, जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर भारतीय संस्कृति में वनों का बहुत अधिक महत्व रहा है, प्राचीन काल से बहुत अधिक महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति में वनों के समान आलीशान महलों को, भारतीय संस्कृति के अंदर जो वन है ना, घना वन, उसको जो आलीशान महल है ना, आलीशान महल से भी अच्छा बताया गया है। संपूर्ण प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वन प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, वन प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में सभी देश वन और वृक्षों को लगवाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक भी वनों के महत्व पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि वन लुप्त हो रहे हैं। प्रत्येक देश में जो वन एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया, उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है वानिकी, क्योंकि होना चाहिए 33%। अगर संतुलित रूप से पूरा सर्वाइवल करना है, पूरी पृथ्वी को सही से संतुलित रूप से रखना है, पर्यावरणीय जो प्रक्रियाएं हैं उनको, मौसमी जो घटनाएं हैं उनको, सारा कुछ क्लाइमेट वगैरह ठीक रखना है, तो 33% वन होने चाहिए सर्वे के अनुसार। है कितने? 24%। तो इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग है, पृथ्वी का तापमान है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो हो रही है, टाइम पे बरसात नहीं आ रही, सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, ठीक है, अतिवृष्टि हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। वो सारे किसके रीजन है? इसी के हैं कि पृथ्वी पर संतुलित मात्रा में सारी चीज़ें नहीं हो रही है। सर्वाइवल जो साइकिल जो चलता है, चक्कर, वो ठीक से नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है। तो इसी के दिया हुआ है कि विश्व में जो सारे देश हैं वो इसको बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी कार्य कर रहे हैं। अब वैज्ञानिक क्या कार्य कर रहे हैं? जो पुराने वन है उनका पुनर्जनन, रीजनरेशन जो है वो 2 रूप से होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। वो आपके 8 नंबर का लेक्चर यही दिया हुआ है कि वनों का पुनरुद्भवन कैसे करते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का तापमान पिछले वर्षों से बढ़ गया है। तापमान बढ़ने से जीवनधारी नष्ट होने के साथ साथ तापमान को कम करने, रोकने में सक्षम वृक्ष भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भूवैज्ञानिकों द्वारा एक नारा दिया गया है, कौन सा? पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ, पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ, ये नारा दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि पृथ्वी की हालत खराब हो रही है। अगर वन वगैरह इस पे से और लुप्त होते गए, जिस स्पीड से हो रहा है ना उस स्पीड से होते गए, तो जो मनुष्य है ना, जो प्राणी है, उनको भी बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट, इसके जो कंपोनेंट्स है वो बता रहा हूँ। इसके जो डेफिनेशन सब वो याद हो गई कि खेती के साथ या फसल के साथ साथ क्या करना? वनों की खेती करना, एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाती है। इसके जो इंपॉर्टेंस है सबसे महत्वपूर्ण, वो आपको मैं रटवाने वाला हूँ, याद करवाने वाला हूँ यहाँ का यहीं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्ष कम होने से वर्षा में भी कमी आ गई है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। ओलावृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये सारा इसी वजह से हो रहा है। 33% होने चाहिए, 24% है, 10% कम पड़ रहे हैं, 9%, ठीक है। विश्व का कोई भी क्षेत्र हो जहाँ पर पर्यावरण से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो वहाँ पर वृक्षों के महत्व पर जोर दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, जो हरापन है ना पृथ्वी का, जो खुशहाली का चिन्ह है, सारा कुछ है, सारा वो हरा, वो किससे है? वनों से है। और वन, कहीं पे भी पर्यावरण संबंधी कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो सीधा संपर्क किससे होता है? उसका वन से होता है, और वन का सीधा पेड़ से है। तो इसलिए अभी अपने भी बहुत सारे क्लब वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही है पेड़ लगाने पे, फ्री में पेड़ देती है। पौधा, जो आप पौधारोपण बोलते हो, वो जेडीए अंतर्गत हो रहा है, बहुत सारे चल रहे हैं। वो इसीलिए चल रहे हैं कि कैसे कैसे पृथ्वी को बचाया जा सके। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो पर्यावरणीय जो समस्याएं आ रही, प्रॉब्लम्स आ रही है एनवायरमेंटल को लेके, वो सारी सोल्व हो सके। इसमें इतना कुछ खास नहीं दिया। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल एंड सोशल इंपॉर्टेंस, इसका आर्थिक और सामाजिक महत्व। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, क्योंकि अब जो बात करने वाले इंपॉर्टेंस की वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है।
तो ये मैं सोच रहा हूँ सबके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं जितना मेरे से हो पा रहा है उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस शब्द को, एक शब्द के पीछे 7-8 मिनट खराब किए। इसका एक ही रीज़न है कि आपको ठीक से समझ में आए। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आए तो आपका गलत ना हो। कुछ ना कुछ आप लिख के आओ, खाली नहीं छोड़ के आओ, और कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड लिख के आओगे ना तो नंबर आएंगे। 10 का आ रहा है ना तो 7 आएंगे, 6 आएंगे, 5 आएंगे, 0 तो नहीं आएगा। तो कुछ ना कुछ आपको याद रहे। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यहीं पे मज़ा आएगा पढ़ने में, याद हो जाएगा, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री जलवायु के प्रभाव को कम करने और मृदा गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो जलवायु का प्रभाव, क्लाइमेटोलॉजी जो है उसका जो विपरीत जो प्रभाव है उनको कम करके संतुलित करती है जलवायु के प्रभाव। सेकेंड नंबर पे अपन बात करें, एक एक चीज़ को समझाऊंगा मैं। मृदा, अब देखो मृदा को कैसे कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री संभावित कर रही है। पहले तो मृदा की उपजाऊता बढ़ाएगी, ठीक है। इसका जो क्षरण है, सोइल इरोजन जो है उसको रोकेगी। सोइल इरोजन को कैसे रोकेगी, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये कोई वन है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए थे, बीच में मैंने फॉडर क्रॉप्स और लगा दी, एग्रो फॉरेस्ट्री की फॉडर क्रॉप्स और लगा दी, तो मृदा में जड़ों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो क्या हुआ, मृदा को पकड़ के रखेगी। जड़ें क्या काम करती है, मृदा के कण जो हैं आपस में जो संगठन है उसको पकड़ के रखती है। तो सोइल इरोजन एक तो कम हो गया, इनमें नमी की मात्रा हमेशा बनी रहेगी। जीवांश पदार्थ जब वो हमेशा बना रहेगा, वो कैसे बना रहेगा। ये कोई ठीक है, जंगल वन था, पेड़ थे बहुत सारे, इनकी पत्तियाँ नीचे गिर गई, पतझड़ में, और मैंने यहाँ पे फॉडर क्रॉप्स और लगा रखी थी, कुछ ना कुछ अदर क्रॉप मैंने लगा रखी थी, इसमें इंक्लूड कर रखा था। तो ये पत्तियाँ नीचे गिरी, इनका डिकम्पोज हुआ, विघटन हुआ, गल गई है, ठीक है, मृदा पे गल गई। तो ये जो दूसरी फसल थी उसके लिए खाद का, जीवांश पदार्थ का काम कर रही है, खाद का। सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे डिकम्पोज करने के लिए, माइक्रोबायल जो सूक्ष्म जीव है वो ही तो आएंगे। तो उसमें सूक्ष्म मृदा का सारा कुछ लाभ हो रहा है, इससे क्षरण नहीं हो रहा है, जीवांश पदार्थ बढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीव बढ़ रहे हैं, नमी बन रही है, और जो भी है मृदा का मतलब नुकसान किसी स्थिति में नहीं हो रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो मृदा के लिए लाभदायक है, क्लाइमेटोलॉजी के लिए लाभदायक है, और अधिक सघनता से हरापन बढ़ेगा, वन बढ़ेंगे, पौधों की संख्या बढ़ेगी, तो क्लाइमेट के लिए भी बहुत अच्छा। क्योंकि अभी मैंने एक लाइन बताई कि ऑल वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर एनवायरमेंटल को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है, पर्यावरणीय समस्या, प्राकृतिक आपदा, कोई भी संबंध होता है, सीधा ट्रीज से होता है। और ट्रीज को बड़े रूप में क्या बोलेंगे अपन, फॉरेस्ट। पढ़ क्या रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। विशेष रूप से विकासशील देशों में छोटे किसानों या मालिकों के लिए है। उच्च गुणवत्ता युक्त मृदा किसानों को फसल उत्पादन में भी सहायता करती है। उच्च वही कि मृदा उर्वर होएगी, अगर फर्टिलिटी होएगी मृदा में तो अधिक उत्पादन देगी वो, फिर वो किसान उसमें कोई सी भी क्रॉप लगाए। एग्रो फॉरेस्ट्री के लाभ भी पढ़ रहे हैं अपन। उष्णकटिबंधीय दशाओं में जिनमें तापमान व नमी को अधिकता रहती है, वहाँ पे वन और वृक्ष फसलों को बहुत अधिक लाभ पहुँचाता है। वनों से पौधों का प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज होती है। वनों से क्या होगी, पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज होती है, तथा इस क्रिया के लिए आवश्यक जल की मात्रा की भी पूर्ति हो जाती है। लेगुमिनेसी दल के पौधे वायु से नाइट्रोजन का अवशोषण करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं ना, उसके लिए भी है। अब लेगुमिनेसी कुल की जो चीज़ें हैं उसको भी अपन जंगल में लगा सकते हैं, वो भी भूमि के लिए लाभदायक है। कृषि वानिकी से भूमि की उत्पादकता घटती नहीं है, पर्यावरण को एक स्तर तक संतुलित रखती है। पर्यावरण का जो स्तर है, जो लेवल है, उसको संतुलित रखती है। क्लाइमेट, यहाँ पे थर्ड अपन लिख सकते हैं मृदा के अलावा। मृदा में इतने टॉपिक मैंने बता दिए हैं, वो सारे आप लिख सकते हो। क्षरण, उर्वरता, जीवांश में पोरोसिटी वगैरह, नमी, ह्यूमिडिटी, सारा कुछ। थर्ड पे अपन लिख देते हैं इसमें पर्यावरणीय संतुलन। पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पे लिखते हैं कृषि योग्य फसलें और वृक्ष प्रणाली एक साथ उगाने से, अलग अलग उगाने से भूमि कुल उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी या लाभ में बढ़ोतरी। पांचवा लाभ इसमें अपन लिख सकते हैं कि रोजगार, ठीक है। छठा लिख सकते हैं मैं भूमि की उपयोगिता, या पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है, कुछ भी वेस्टेज नहीं हो रहा, वो लिख सकते हैं। भूमि पर जड़ें अधिक रहने से मिट्टी का बांधे रखती है, जिससे मृदा का अपरदन कम होता है, तथा वर्षा जल के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी बहकर नहीं जाते हैं। एक पोषक तत्वों का लाभ, मृदा में अगर जड़ें ज़्यादा रहेगी तो सोइल इरोजन नहीं होगा, बरसात अधिक होगी तो पानी कट के नहीं जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स जो है, मिनरल्स जो है, वो वहीं के वहीं रहेंगे, बहकर नहीं जाएंगे। पानी के संयोग से भूमि पर गिरी हुई पत्तियाँ, अब ये गिर गई थी पत्तियाँ उनकी पतझड़ में, पानी के संयोग से डिकम्पोज होएगा और खाद की मात्रा बढ़ जाएगी इनमें। तो ये मैंने इंपॉर्टेंस बता दी। तो आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं, थर्ड। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी बायोलॉजी का टॉपिक नंबर 3rd एंड 4th। एक ही क्लास में 2 टॉपिक करेंगे। उसके बाद जो शाम को जो आपको क्लास मिलेगी वो इंग्लिश की और मैथ की। बहुत जल्द जेनेटिक्स वगैरह की क्लासें करवा रहे हैं, कुछ वजह से मैं क्लासें वगैरह नहीं दे पाया था,
तो जिसको यहाँ तक क्लास समझ में आई है, जिसने यहाँ तक एंड तक देखा है, यहाँ तक, ठीक है, मतलब जो मैंने बताया ये इंग्लिश की क्लास वगैरह सारा यहाँ तक देखा है, और जिसको आज का टॉपिक कन्फर्म समझ में आया, पिछले दोनों टॉपिक उसने कर लिए हैं, हॉर्टिकल्चर HORT 1 का सारा सिलेबस कर लिया है, तो वो कमेंट्स बॉक्स में क्या लिख के जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, AGRO एग्रो फॉरेस्ट्री। जिसने एग्रो फॉरेस्ट्री लिखा है मैं समझ लूँगा उतने स्टूडेंट्स ने कंप्लीट क्लास देखे और वो सारा किया है। और कोई देखे या नहीं देखे आपका क्या काम है, मैं इतना आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, अगला देखे पढ़े नहीं पढ़े उसकी मर्जी है, जितने भी क्लासमेट्स हैं शेयर का बटन आ रहा है वहाँ पे जाएं, इस क्लास को जितने भी आपके ग्रुप्स हैं BSc फर्स्ट ईयर के सबको शेयर करें, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब तो अगर आपको आगे क्लासें वगैरह देखनी है तो कर लेना। बाकी थैंक यू।